नमस्कार विद्यार्थियों। हम मुग़ल इतिहास पढ़ रहे थे और मुग़ल इतिहास में हम अकबर के बारे में जान रहे थे। हमने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करी थी इससे पहले वाले वीडियो में। विद्यार्थियों, अब जानेंगे हम मुग़ल मनसबदारी प्रथा। विद्यार्थियों, मुग़ल मनसबदारी प्रथा है, उसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम मनसब शब्द को जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये मनसब क्या होता था। तो अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथाएं 1567 ईस्वी में शुरू की गई थी। अकबर द्वारा गठित की गई सैन्य व्यवस्था ही मनसबदारी व्यवस्था है, यानी कि सेना के अंतर्गत जो बदलाव किए या आमूलचूल जो परिवर्तन किए गए वो मनसबदारी प्रथा थी। यद्यपि कुछ इतिहासकार हैं वो मनसब व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल सैन्य व्यवस्था से मानते हैं, किंतु ये मत पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि जो मंगोल और अकबर की जो मनसबदारी प्रथा है उसमें कुछ भिन्नताएं हैं, और वो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि यद्यपि दोनों व्यवस्थाएं वो दशमलव पद्धति पे थी। मंगोल सैन्य व्यवस्था में छोटा पद 10 और सबसे बड़ा 10,000 था, किंतु मनसबदारी प्रथा मंगोल व्यवस्था से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? मंगोल सैन्य व्यवस्था में छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के अधीनस्थ था, जबकि छोटे व बड़े मनसबदार सीधे बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये सबसे बड़ी विभिन्नता है जो मंगोल सैन्य व्यवस्था से, फिर भी कुछ अंश है वो हम मान सकते हैं कि मंगोल व्यवस्था से जो है मिलती जुलती है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि मनसब शब्द का सही अर्थ क्या है। तो मनसब शब्द का अर्थ जहाँ तक मनसब शब्द का अर्थ है कि मनसब का अर्थ रैंक से है, और मनसब इस बात को इंगित करती है कि मनसबदार का मुग़ल दरबार में या अधिकारी वर्ग में क्या स्थान है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 10 मनसब दी गई है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, हम थोड़ा सा और डिटेल में जा कर के फिर इसको कंसाइज करके और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, ये मनसबदारी व्यवस्था मैथमेटिक्स की तरह है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ही ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। बिल्कुल आपको तल्लीनता से बात को सुनना है, समझना है, फिर पढ़ना है। फिर अगर समस्या हो दोबारा पढ़ सकते हैं, और आपको पता ही है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उस पर भी उसको डाल सकते हैं। अब हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो अकबर द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी उसमें सबसे जो निम्नतम मनसब था वो था 10, और सबसे उच्चतम था 10,000। यानी कि दशमलव पद्धति से चल रहा है तो 10, 100, 1000, 10,000, तो इस क्रम में वो बढ़ेगा। तो ये दशमलव पद्धति पे आधारित थी। और अकबर के समय में 2 व्यक्ति थे, मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह। उनको सर्वाधिक मनसब कितनी 7,000 प्राप्त थी। तो विद्यार्थियों, हम आपको एक बात और बताना चाह रहे थे कि हमने अभी आपको बताया कि जो मनसबदार है जिसका मुग़ल दरबार में क्या स्थान है वो उसकी मनसब पर निर्भर रहता था। यदि जैसे किसी व्यक्ति को 10 की मनसब है या 100 की मनसब है या 1,000 की मनसब है तो ये उसका मुग़ल दरबार में स्थान है। यदि उसे 7,000 की मनसब है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल दरबार में उसकी स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दशमलव पद्धति पे आधारित है, और दूसरी बात कि मुग़ल दरबार में मनसबदार की क्या स्थिति है वो उसकी मनसब की संख्या बताइए। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि और इसके अंतर्गत आगे और भी क्या परिवर्तन या समझने की बात है। हमने स्थान की बात कही है। अकबर द्वारा जो मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी उसमें 10 और 10,000 थी, और ये मुग़ल राजकुमारों को भी दी जाती थी। और इसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया कि 7,000 इनको प्राप्त हो चुकी थी। इसके अलावा मुग़ल काल के अंतर्गत उच्चतम मनसब 9,000 के आसपास भी थी। शाहजहाँ के समय जो आसफ खां था उसका जो खास व्यक्ति था उसको 9,000 की मनसब दी गई थी। मनसबदारों की नियुक्ति जो है सामान्यतः मुग़ल बादशाह के द्वारा की जाती थी। कभी कभी बड़े मनसबदार राजकुमारों की सिफारिश पर बादशाह द्वारा मनसब दी जाती थी। मनसबदार की नियुक्ति मुख्यतः योग्यता के आधार पर होती थी, और कम से कम 1,000 से ऊपर की जो मनसबें हैं उन्हीं को दी जाती थी, जो अच्छे योद्धा तथा प्रशासक हो। और प्रत्येक जो मनसबदार है उसे अपनी मनसब के अनुसार सैनिक
सेवा के लिए घुड़सवार रखने पड़ते थे। जैसे 5,000 मनसब है तो 5,000 घुड़सवार, ताकि उसकी जो रैंक है या बादशाह ने जो उसे सम्मान दिया उस सम्मान को वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको मेंटेन के लिए उसे आवश्यकता अनुसार जो है मनसब घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। अकबर द्वारा सामान्यतः मनसबदार को नगद वेतन दिया जाता था, बल्कि आय के बदले उनको जागीर दी जाती थी। तो वेतन था वो सामान्यतः नगद नहीं दिया जाता था, और जो है सामान्यतः वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। अब हम बात करते हैं कि मनसबदारों की कितनी रैंकें थी और उनका क्या स्थान था। अकबर द्वारा जो मनसबदार है उसकी 66 रैंक थी, किंतु व्यवहार में क्या थी, 33 रैंक ही प्रचलित थी। और इन रैंकों के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में बहुत डिटेल में बताया है कि कितने मनसबदार को किस हिसाब से वेतन मिलता था। जैसे 5,000 मनसबदार को 30,000 मासिक, 4,000 को 22,000 के आसपास, 3,000 को 17,000, 2,000 को 12,000, 1,000 को 8,200 मनसब के आसपास प्राप्त होती थी। और अकबर के समय में जो एक घुड़सवार था उसका वेतन 240 रुपये था। व्यक्तिगत वेतन को खासा तथा घुड़सवार वेतन को ताबीनान कहा जाता था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अकबर द्वारा जो मनसबदार है उनकी उसने 3 श्रेणियाँ बना रखी थी। उन श्रेणियों में ये था, सबसे पहले 10 से लेकर के 400 तक मनसबदार कहलाएगा, और 500 से 2,500 के आसपास का जो रहेगा वो उमरा कहलाएगा, और 3,000 से ऊपर के जो मनसबदार हैं वो एकदम खासम खास उमरा ए आजम या उम्दा उल मुल्क उनको कहा जाता था। और कभी कभी विशेष परिस्थिति में जो मनसबदार हैं उनके वेतन में कटौती भी की जाती थी, और ये कटौती 10 से लेकर के 25% तक होती थी। और जितने भी मनसबदार होते थे वो सब बादशाह के प्रति जवाबदेही रहते थे। हालांकि जो मनसबदार है अपनी मनसब के अनुसार उनको घुड़सवार भी रखना पड़ता था, लेकिन जब हम इनके दोष की चर्चा करेंगे तब इस कंसेप्ट को भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो स्थिति बन कर के आई है, तो ये बन के आई है कि मनसबदार है उसका जो राज दरबार में स्थान क्या है, वह स्थान ही मनसब कहलाता था। अब हम बात करते हैं जात और सवार। देखो विद्यार्थियों, 1595 के अंतर्गत एक नया कंसेप्ट मनसबदार के अंतर्गत आया, वो कंसेप्ट था जात और सवार। तो 1595 के अंतर्गत मनसबदारों को एक ही रैंक दी जाती थी, किंतु बाद में अकबर के समय भी मनसबदारों को जात व सवार 2 पद है पृथक से प्रदान किए गए। जैसे 5,000 जात और 4,000 सवार, 5,000 जात और 5,000 सवार। बदायूनी की किताब है मुंतकल उल तवारीख, उसके बताया है कि कुछ मनसबदार क्या थे, अपनी मनसब के अनुसार घुड़सवार नहीं रखते थे, इसलिए मनसबदार को अपना कर्तव्य स्पष्ट करने के लिए जो है जात और सवार का कंसेप्ट शुरू किया गया है। जात व सवार की जो है विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग व्याख्या की है। ब्लॉकमैन है इतिहासकार, जिन्होंने आईन अकबरी का इंग्लिश में जो है अनुवाद किया है। उनके अनुसार क्या था कि जात से अभिप्राय मनसब द्वारा रखे गए कुल सैनिक, जबकि सवार से तात्पर्य घुड़सवारों से है। इसके अलावा मॉरलैंड हैं, बहुत अच्छे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी जो बुक है फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, उनमें उन्होंने बताया है कि जात से अभिप्राय मनसबदार की क्या रैंक थी तथा उसका क्या वेतन था, उसके द्वारा यातायात के कितने साधन रख रखे थे, और सवार से अभिप्राय उसके कुल जो है घुड़सवार हैं उसको मानते हैं। और अधिकांश जो इतिहासकार हैं मॉरलैंड की जो परिभाषा है उसी को प्रमाणिक मानते हैं कि जो है जात है वो जो है मनसबदार की रैंक तथा सवार है वो उसके द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या है। तो अकबर के द्वारा जो घटित ये प्रथा उसके उत्तराधिकारियों में भी चलती रही, और अकबर के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों ने समय समय पर इस प्रथा में अलग अलग जो है कुछ आंशिक रूप से कुछ परिवर्तन भी किए। जैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न RS में पूछा गया है, जैसे कि दुहस्पा और सीहस्पा जो है मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत दुहस्पा और सीहस्पा जो पद्धति है वह जो है जहांगीर के समय इसमें नए नियम में जो बदलाव हुए वो दुहस्पा सीहस्पा यानी कि 2 घोड़े और 3 घोड़े होते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ
तो किंतु ये मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सामूहिक रूप से इसका अर्थ दुगने घुड़सवारों से है। जब किसी मनसबदार की जो सवार है रैंक है उसको दुअस्पा और सीअस्पा किया जाता था, तो उसे अपनी जो सवार है उसको दुगना कर लेना होता था। जैसे मान लीजिए 5,000 जात है और 5,000 सवार है, तो जो उसके सवार है उसको वो डबल कर देगा, यानी कि 5,000 जो सवार है उसको दुगना यानी 10,000 कर देगा, तो वो दुअस्पा हो जाएगा। और कभी कभी वो क्या होगा, मनसबदार जो है सवार की रैंक को आंशिक रूप से दुअस्पा भी कर सकता है, जिसे 12 वर्दी कहा जाता है, और सीअस्पा में 3 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार जो है नए नए नियमों का जो उसके अंतर्गत समावेश किया गया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं मनसबदारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो आने वाले समय में अकबर तक तो बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है मनसबदारी व्यवस्था है उसके अंदर कई प्रकार के दोष आने लग गए। उसके अंतर्गत उसके प्रमुख कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं। जो है बदायूं ने जो अपनी किताब है मुंतकल उल तवारीख, उसमें लिखा है कि कुछ मनसबदार अपनी जो मनसब है उसके अनुसार है सवार नहीं रखते थे। तो ये बड़ी समस्या आती थी कि मनसबदारी तो मिल गई लेकिन वो उसके अनुसार घुड़सवार नहीं रख रहे, तो ये इस प्रथा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी बात ये है कि मनसबदार को अपने घुड़सवारों जो नियुक्त करते थे, वेतन देते थे, वो लोग केवल मनसबदार के प्रति ही स्वामी भक्त रखते थे। बादशाह के प्रति उनकी जवाबदेही न के बराबर थी और वह अपने मनसबदार के प्रति ही ज़्यादा जवाबदेही रखते थे, क्योंकि बादशाह तक पहुंचने के लिए उनके लिए काफ़ी जो है बैरियर आ रहे थे। और मनसबदार जो है वो सीधे अपने जो घुड़सवार हैं उनको वेतन देते थे, इसलिए जो मनसबदार है उनके प्रति जो घुड़सवार है उनकी जवाबदेहिता ज़्यादा या स्वामी भक्ति ज़्यादा बन गई थी। दूसरा है शाहजहाँ के समय के अंदर जो मनसबदार है उनकी नियुक्ति सीमित मात्रा में हुई, और औरंगजेब के समय में तो इतनी अधिक संख्या में होने लग गई मनसबदारों की भर्ती कि उनको देने के लिए मुग़ल सरकार के पास भी जागीर नहीं बची, और जो नए मनसबदार को देने के लिए जागीर समाप्त हो गई। तो औरंगजेब के समय में क्या हुआ, जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया, जिससे मनसबदारों में क्या होने लग गया, असंतोष होने लगा, और मनसबदारों के अंदर परस्पर क्या होने लग गया, एक दूसरे के प्रति जो है वो स्थितियाँ खराब होने लगी। एक अन्य कारण एक ये भी था कि औरंगजेब के समय मनसबदारों की नियुक्ति सामान्यतः योग्यता के आधार पर होती रही, लेकिन उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उनमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को 5,000 जैसी बड़ी मनसबदारी दी गई जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। विद्यार्थियों, हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1,000 से ऊपर की जो मनसब है वो योद्धा या किसी विशेष प्रतिभा का धनी या प्रशासन को जिसमें अच्छे गुण हों उसको प्राप्त थी। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तरकालीन मुगल के अंतर्गत मनसबदारी में बहुत ही लचर व्यवस्था आ गई। ऐसे व्यक्तियों को मनसबदारियों में उच्च स्थान मिल गया जिनको अनुभवहीन थे, अनुभव नहीं था, ऐसी स्थिति थी। जहांगीर शाह के समय जो है लाल कुंवर है उसके संबंधियों को भी 5,000 की जो मनसब है वो मिल गई। तो देखिए आप इस चीज़ को समझिए ये कितनी स्थिति खराब हो गई। तो ये मनसबदारी प्रथा के दोष हैं। इन सब के बावजूद भी विद्यार्थियों मनसबदारी प्रथा मुग़ल काल के अंतर्गत जो है एक बहुत ही रुचिकर विषय है, और इस पे सीधे प्रश्न भी बहुत बार पूछे जा रहे हैं। मनसबदारी प्रथा क्या है, मनसबदारी में जात का कॉन्सेप्ट क्या है, सवार का कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लघुतात्मक में जात और सवार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं 12 वर्दी को लेकर के, दुहस्पा सीहस्पा पद्धति को लेकर के, औरंगजेब के बारे में, और जो है मनसबदारी जो उसमें श्रेणियाँ हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उसमें मनसबदार उमरा या आजम, उनको लेकर के छोटे प्रश्न हैं वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों हम आपको बताएं कि मनसबदारी प्रथा के दोष हैं वो भी सेपरेट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आईन अकबरी के अंतर्गत जो रैंक बनाई गई है उसके बारे में भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, और समग्र रूप से एक बड़ा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है वो प्रश्न भी इसके अंतर्गत मनसबदारी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो मनसबदारी प्रथा है उसको हमने जान लिया है, और इसके जो बिंदु हैं उनको भी हमने समझ लिया है। प्रत्येक जो मुग़ल बादशाह है उसके बारे में भी हमने स्थिति जान ली। सेपरेट भी अगर ये प्रश्न आता है कि अकबर कालीन जो
मुगल व्यवस्था है उसके बारे में बताइए, तो हम जाट और सवार के कॉन्सेप्ट के आगे तक बता सकते हैं, क्योंकि जो बदलाव आया 1595 के बाद में वह भी अकबर के समय में हुआ है और इसका प्रारंभ भी 1567 के अंतर्गत अकबर के समय में ही हुआ है। तो विद्यार्थियों इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। और अकबर के बाद है वो कुछ आंशिक परिवर्तन ही आया है, ज़्यादा इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो विद्यार्थियों आप इसके प्रश्नों को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने मनसबदारी व्यवस्था को समग्र रूप से जान लिया है।